सर सुनाई नहीं दे रहा। अब दे रहा है ना? यस सर। कहाँ था लास्ट? अच्छा, जेड। देखो, जब हम बताए थे, एक पॉइंट लिखवाए थे कि जितना फेरेडे चार्ज पास करोगे उतना इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, और बोला था सबसे इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो कि सोडियम का रिडक्शन हुआ, और भी कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैग्नीशियम का रिडक्शन हुआ, इसी तरह एल्युमिनियम का रिडक्शन हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, Fe2+ का ऑक्सीडेशन हुआ। देखो, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम इसका मतलब होता है, अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पास करेंगे तो 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा। जैसे इसको बोलना चाहें, 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हम चार्ज पास करेंगे तो 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट होगी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि इसको अगर 2 फेरेडे चार्ज पास करेंगे तो 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा, क्योंकि मैं पहले ये सब इंटर कन्वर्जन वाला बातें सिखा चुका हूँ। अगर यहाँ पर 3 फेरेडे चार्ज पास करेंगे तो 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा। अगर यहाँ पर ऐसे एक मोल Cu2+ प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, या 2 फेरेडे चार्ज पास करना पड़ेगा, तब ये रिएक्शंस होगा। इसी तरह इसको भी बोल सकते हो। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पास करेंगे तो 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पास करेंगे, या हम बोल सकते हैं 2 फेरेडे चार्ज पास करेंगे तो 1 मोल मैग्नीशियम बनेगा। इसी तरह यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे या 3 फेरेडे चार्ज पास करेंगे तो 1 मोल एल्युमिनियम बनेगा। इसी तरह यहाँ से इसके 1 मोल बनने के लिए 2 फेरेडे चार्ज पास करना पड़ेगा, इसके 1 मोल बनने के लिए 1 फेरेडे चार्ज पास करना पड़ेगा। आप फेरेडे के टर्म्स में भी लिख लें तो अच्छा रहेगा। चलो, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर इक्विवेलेंस निकालना चाहें, जैसे आप यहाँ पर इक्विवेलेंस निकालना चाहें, इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम, तो कितना आएगा बताओ? इसका एन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है, बता चुका हूँ। इसका एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। इसका एन फैक्टर कितना होता है? 3 होता है। इसका एन फैक्टर चार्ज, इसके ऊपर जो चार्ज, या अगर इसका पूछ ले तो 2 होगा ना, कॉपर। चलो, तो अगर इसका इक्विवेलेंस निकालूं तो क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर्स 1। इसका इक्विवेलेंस निकालूं तो बताओ, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल कितना? 1, एन फैक्टर कितना? यहां पर बताओ। इसी तरह इक्विवेलेंस ऑफ एल्युमिनियम, यहां पर लिख भी देता हूं, सोडियम, ये मैग्नीशियम, और ये क्या है? सोडियम। बताओ भी, मोल 1 है, 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसका बात कर लेता हूँ, इक्विवेलेंस ऑफ Cu2+, या इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर भी लिख सकते हो आप। ये क्या होगा? मोल, मोल कितना है? 1, एन फैक्टर कितना है इसका? 2।
इसी तरह इसका इक्विवेलेंस निकाल लो, इक्विवेलेंस ऑफ Fe3 प्लस मोल इंटू एन फैक्टर्स, मोल एन फैक्टर 3, रुक जाओ, यहाँ पर थोड़ा चेंज करो, ये भी एक मोल होगा, ये भी एक मोल डिपोजिट हो, एक मोल ये रिएक्ट करेगा, एक मोल ये, और एक फैराडेज ये। तो पहले एक चीज ये रिएक्शंस को एनालाइज करें। अगर हम एक फैराडे चार्ज पास करेंगे तो एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपोजिट होगा। अगर हम 2 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो 2 इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपोजिट होगा, मतलब 1 फैराडे चार्ज पास करने पर 1 इक्विवेलेंट। यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ 2 फैराडे चार्ज पास किए तो 2, तो 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट। यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है, यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है, मोल इंटू एन फैक्टर्स, ये सही किया, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसका जब एन फैक्टर्स निकालना, इसका एन फैक्टर कितना होगा, अगर ये रिएक्शंस में लिखा हुआ है तो इसका एन फैक्टर्स 1 होगा, 1 होगा। कैसे, ये मैं बोला था रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के लिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 3 - 2, 2, और इसमें एक ही आयरन है तो इसका एन फैक्टर्स होगा दैट विल बी 1। अगर इसका एन फैक्टर्स भी 1 ही होगा रिएक्शंस में, अगर ये ओनली Fe2 प्लस कहीं मिल जाएगा तो उसका एन फैक्टर्स हम 2 बोलेंगे, बट अभी इस रिएक्शंस में देखोगे तो इसका एन फैक्टर्स कितना होगा, दैट विल बी 1। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका 3 है, चेंज निकालते थे दैट इज 3 - 2 दैट इज 1, और यहाँ पर एक ही आयरन है इसलिए एन फैक्टर्स 1। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंस ऑफ Fe3 प्लस कितना हो जाएगा, मोल इंटू एन फैक्टर्स 1। यहाँ पर भी देख रहे हो, एक फैराडे से एक ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है या डिपोजिट हो रहा है। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे दैट इज W इज इक्वल टू ZIT या ZQ। और ये भी हम लोग जानते हैं Z इज इक्वल टू, आज ही प्रूव किए थे, दैट इज E/96500। तो अगर यूज करें तो क्या होगा, W इज इक्वल टू E इज द इक्विवेलेंट वेट 96500 इंटू IT। अगर इसके टर्म्स में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, E/96500 इंटू Q। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपसे मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड या इवॉल्व अगर पूछता है तो यही फॉर्मूला यूज करोगे, EIT/96500। बट ज्यादातर फॉर्मूला हम इक्विवेलेंट टर्म्स में यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। देखो, ये E को डिवाइड कर दे रहा हूं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला, IT/96500 दैट इज इक्वल टू Q/96500। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट। चलो, तो पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चंस।
Z, that is electrochemical equivalent of an substance is 0.06। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट, जेड का यूनिट ये क्या था? ई ग्राम, ग्राम पर कूलम। इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम पर कूलम। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंपल सा, Z इज इक्वल टू ई अपॉन 96500। Z इज इक्वल टू ई अपॉन 96500। ई का जेड का वैल्यू दे दिया है, दैट इज 0.006। तो ई निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फाइव सेवेंटी नाइन पॉइंट भी आएगा कहीं? नो, 579 आएगा, इतना ग्राम। चलो, तो इतना ग्राम आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। सिंपल सा क्वेश्चन था। सही है ना आंसर? इतना ही आया या अलग आया? इतना आया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट मास, रुक जाओ, कैलकुलेट मास ऑफ Fe2 plus Fe3 plus obtained by passing 0.5 Faraday's charge। तो इतना सा ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना फेरेडे चार्ज पास करोगे उतना इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। फिफ्टी सिक्स। देखो कैसे करेंगे, एक देख लो। Fe2 प्लस का निकाल कर दिखा रहा हूं। वेट ऑफ Fe2 प्लस, देखो हम लोग अगर इतना फेरेडे चार्ज पास कर रहे हैं तो इतना इक्विवेलेंट ये भी डिपॉजिट होगा और ये भी डिपॉजिट होगा ना। जितना 0.5 फेरेड इक्विवेलेंट Fe2 प्लस भी डिपॉजिट होगा और 0.5 इक्विवेलेंट Fe3 प्लस भी डिपॉजिट होगा। तो देखो, तो हम लोग इक्विवेलेंट जानते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर होता है। तो देखो इसका एन फैक्टर्स 2, इसका 3, तो क्या करेंगे बताओ? अगर इसका वेट निकालना है तो पहले मोल निकाल लो ना। मोल कैसे निकाले? इक्विवेलेंट वेट अपॉन एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट तो पता है 0.5, अगर इसका बात करेंगे तो एन फैक्टर्स 2 होता है। ये मोल निकला, मोल से मास कैसे निकालते हैं? इनटू मोलर मास।
कितना ग्राम, अगर ये निकालना है तो Fe3 प्लस, तो कितना हो जाएगा 0.5/3, ये मोल हुआ इंटू 56। अगर दोनों का रेशियो पूछ देते तो वेट ऑफ Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस, तो डिवाइड कर देता, 56 कैंसल्स हो जाता और कितना हो जाता, दैट इज 3/2 आ जाता। अगर मोल्स का रेशियो पूछ दे तो ये मोल्स का रेशियो भी 3/2 ही आता। अगर इक्विवेलेंट वेट का रेशियो पूछते तो 1:1 आता, क्योंकि इसका भी 0.5, इसका भी 0.5। चलो ये समझ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। चलो एक क्वेश्चन है कि NaCl है, MgCl2 है और AlCl3 है। एक कंटेनर में, समझो ऐसा समझ सकते हो, एक कंटेनर में NaCl है, दूसरा कंटेनर में MgCl2 है और एक कंटेनर में ये है। अभी ना ये सब में हम लोग सेम चार्ज पास कर रहे हैं, सेम चार्ज पास कर रहे हैं। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि वेट ऑफ सोडियम डिपोजिटेड इज टू वेट ऑफ मैग्नीशियम डिपोजिटेड इज टू वेट ऑफ एल्युमिनियम डिपोजिटेड। चलो तो कैसे करोगे, इजी है। अगर आप सेम चार्ज पास करोगे तो सेम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होगा, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। तो इक्विवेलेंट ये, अच्छा ये देना पड़ेगा ना चार्ज कितना है, सेम चार्ज 1 फैराडे चलो पास कर रहे हैं, सिंपल सा। देखो ये बनाओगे तो क्या होगा, अभी बताया इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना होता है, सोडियम 1। रिएक्शन ऐसे होगा, रिएक्शन भी थोड़ा लिखना सीख जाओगे, Na+1 इलेक्ट्रॉन लेकर Na बनाएगा, यहाँ पर Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Mg में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेकर Al में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका देखो सेम चार्ज पास करे, सेम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। यहाँ पर भी ये कितना 0 पॉइंट, अगर इसका ये लास्ट वाला का क्या हो जाएगा रेशियो 1:1:1 होगा। ये भी 1 इक्विवेलेंट, ये भी 1 इक्विवेलेंट, ये भी 1 इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट है, अगर उसको n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा, मोल। तो इसका बताओ n फैक्टर 1 होता है, इसका n फैक्टर कितना होता है 2 होता है, इसका n फैक्टर, चलो जाइए ये तो हाँ मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27। तो देखो ये तो मोल निकला, बट हमको तो मास चाहिए ना, तो मास के लिए मोलर मास से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 23। ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 इंटू 24, ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 27। हाँ तो ये अब देखो कुछ कैंसिल होगा, ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, दैट इज 23:12:9।
इसी तरह ये बताओ मोल्स का रेशियो, तो मोल्स तो 1, ये कितना हाफ, और ये कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, दैट इज 6:3:2। तो सब इसमें 3 क्वेश्चन था, 1 2 3। अब एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जितना चार्ज पास करोगे उतना फैराडे डिपॉजिट होगा। चलो अब चेंज करते हैं थोड़ा क्वेश्चन। देखो कैलकुलेट चार्ज इन फैराडेज फॉर द फॉलोइंग। कैलकुलेट चार्ज इन फैराडेज, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडेज for the following cases, for the following cases। पहला 1 mole of sulfate ion, 1 mole of sulfate ion। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंस बता दिए तो इनडायरेक्टली फैराडेज भी बता दिए, तो क्या आप इक्विवेलेंस निकाल सकते हो इसका, दैट इज मोल इनटू n फैक्टर्स। कितना हो जाएगा इक्विवेलेंस 2, तो कितना हो जाएगा 2 फैराडेज। चलो दूसरा क्वेश्चन, 1/3 मोल ऑफ फॉस्फेट आयन। तीसरा क्वेश्चन इजी है, 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। चौथा क्वेश्चन, फॉर conversion of 1 mole of Fe2O3 into FeO, देखो सेकेंड वाला तो इजी है, इक्विवेलेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंस दैट वन इज मोल इनटू n फैक्टर, मोल n फैक्टर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब 3 फैराडे चार्ज पास करना पड़ेगा। अच्छा हाँ 1 आ जाएगा, 1 फैराडे चार्ज। अब नाइट्राइड आयन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है N3-, ये नाइट्राइड आयन है। एक होता है एजाइड आयन, दैट इज वो भी N3-, अच्छा वो भी N3-, ये एजाइड आयन है, और ये है नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, तो O2-। चलो तो इसका बताओ अभी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस निकाल लेंगे इनडायरेक्टली। क्या हो जाएगा, मोल निकालो, मोल 1.4/14 नाइट्रोजन है ना, मोल निकला, n फैक्टर कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 फैराडेज, 0.3 फैराडेज चार्ज पास करेंगे। अब इसमें देखो, अब इसमें आपका रिडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा यूजेज आ जाएगा n फैक्टर निकालने के लिए। यहाँ पर आयरन का चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पर कितना है +2, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम 1, बट इसका अगर n फैक्टर्स निकालना है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इस कंपाउंड में आयरन 2 है, पर एटम चेंज 1 है, बट पर मॉलिक्यूल चेंज दैट इज द n फैक्टर्स, पर मॉलिक्यूल चेंज इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आयरन 2 है, तो इसका n फैक्टर्स 2। अगर इसका n फैक्टर्स पूछते हैं आपसे तो क्या कितना होता, पर एटम चेंज दैट इज 3-1, और यहाँ पर एक ही आयरन है दैट इज 1, इसका है 1। तो अभी क्या बोल रहा है, फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ 1 मोल ऑफ दिस इनटू दिस, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस, क्या हो जाएगा मोल, 1 मोल ऑफ दिया हुआ है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट 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 mass of sodium and mass of sodium and volume of chlorine Cl2, volume of chlorine gas obtained at 1 atm 273 Kelvin by passing 9.65 ampere current for 100 seconds during electrolysis of molten NaCl. तो अभी कैसे करना है बताओ। एक ही फॉर्मूला जानते हैं, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, जितना इक्विवेलेंट पास करेंगे उतना फेरेडे चार्ज। तो अभी क्या है क्वेश्चंस, ये अभी थोड़ा मतलब ना, इसके बाद हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें ये सब आएगा। मोल्टेन NaCl को मोल्टेन NaCl में इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो कौन कौन सा प्रोडक्ट एनोड कैथोड पर मिलेगा, ये बताया था कि सेकंड पार्ट है। तो अभी यहाँ पर ऐसे समझो ना कि ये मोल्टेन NaCl होगा, इसमें मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ऐसा होता है, ये है एनोड और ये है कैथोड। एनोड है होता है कितना, ये तो पता होगा, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो बताओ Cl Na प्लस कहाँ डिपोजिट होगा, इतना तो दिमाग लगा सकते हो। कैथोड पर, ये जाएगा कैथोड पर और ये जाएगा एनोड पर। तो यही बोल रहा है ना, पहले आप मोल डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग सेम चार्ज पास कर रहे हैं। ये जो बैटरी है ना, एक ही बैटरी से इसके अंदर करंट जा रहा है। तो अगर सेम चार्ज पास करेंगे तो सेम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, सेम इक्विवेलेंट क्लोरीन यहाँ डिपोजिट होगा और सेम इक्विवेलेंट सोडियम यहाँ डिपोजिट होगा। इतना समझता है? तो पहले हम ये निकाल लो ना, कितना फेरेडे चार्ज आप पास कर रहे हो, क्या निकाल सकते हो? देखो यहाँ चार्ज करंट दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q निकल जाएगा। Q कितना हो जाएगा, 965 इंटू 100 अपॉन 96500, ये इतना फेरेडेस। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, कितना आया, 10⁻² फेरेडेस। चलो इतना आ गया, समझ रहा है? मतलब इतना ही चार्ज यहां जा रहा है और यहां पर जा रहा है। तो क्या आप बना सकते हो? तो पहले आप ये निकालो कि मोल्स ऑफ क्या क्या पूछा था, क्लोरीन और सोडियम। मोल्स ऑफ सोडियम कैसे निकालेंगे? अगर इतना चार्ज जा रहा है तो इतना इक्विवेलेंट सोडियम डिपोजिट होगा। तो मोल कैसे निकालते हैं? n फैक्टर्स, ये मोल हो गया। इसी तरह मोल्स ऑफ क्लोरीन, पहले मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालो तो वॉल्यूम पहुंचेगा, वॉल्यूम के पास जाओगे तो कितना होगा, दैट इज 10⁻² अपॉन 2, n फैक्टर्स बताया था क्लोरीन का 2। तो ये हो गया इतना मोल। तो अगर वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन अगर STP पर चाहिए आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP दैट इज 22.4 लीटर। तो इतना मोल का वॉल्यूम कितना होगा? तो क्वेश्चंस को आप सिक्वेंशली सॉल्व करोगे तो इजीली बन जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा।
चलो उसके बाद लिखो फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ। तो ये फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या था याद है? सेम सेम चार्ज पास करोगे तो सेम अमाउंट डिपॉजिट होगा, यही था ना? तो ये फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है? अगर आप एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को अगर सीरीज में कनेक्शंस करोगे, सीरीज में कनेक्शंस करने का इतना ही मतलब है कि सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम सेम करंट भेज रहे हैं। अगर आप सेम करंट भेजोगे तो क्या होगा? सेम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जो कि अभी तक आपको सिखा रहे थे ये चीज, यही सिखाया जा रहा था ना कि सेम चार्ज पास करोगे तो सेम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। यही सेकंड लॉ है, मतलब सेकंड लॉ इज मेनली द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ बोला जाता है। तो इसमें लिख लो, इसको डिफाइन कर लो। इफ टू और मोर electrolytic cell, if two or more electrolytic cell are connected in series, if two or more electrolytic cell are connected in series, that is वहां पर कर लेना, that is same current is passed to each cell। इसका मतलब यही होता है, सीरीज में कनेक्शंस करने का मतलब यही होता है कि हम सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम करंट भेज रहे हैं। समझा ये चीज? चलो कॉमा 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 number of equivalence of substance deposited or evolved, number of equivalent of substance deposited or evolve will be same। जैसे देखो डायग्राम से समझा देता हूं आपको। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम सीरीज में कनेक्शंस करेंगे। ये मान लीजिए ये एनोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ और इसमें बैटरी लगा देता हूँ। मतलब इसका मतलब हुआ कि हम सेम करंट इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भेज रहे हैं और इसमें भी सेम भेज रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होगा कुछ ना कुछ। मान लो कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट है आपका NaCl है, इसमें मान लो कि इलेक्ट्रोलाइट आपका, चलो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे AuCl है,
या AgCl ले लो सिंपल, या AgNO3। चलो AgNO3 है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अगर हम सेम करंट भेज रहे हैं इसमें भी और इसमें भी, तो क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम। सोडियम जो डिपॉजिट होगा कहां पर डिपॉजिट होगा, Na+ यहां पर डिपॉजिट होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, that will be equivalent of Ag, that will be equivalent of NO3, equivalent will be same। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इक्विवेलेंट बेसिकली होता क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट। तो लिख सकते हैं ना, वेट ऑफ सोडियम अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम। इसको भी हम लिख सकते हैं, दैट इज वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ Cl2। चलो एक क्वेश्चन लिखो, हाँ लिख लो लिख लो। लिख लीजिए, थ्री सेल containing zinc sulfate AgNO3 and copper sulfate are connected in series, comma, a current of 2 ampere was passed through then until 1.08 gram silver is deposited. 1.08 gram silver is deposited, full stop. How long did the current flow? And also calculate the mass of copper and zinc deposited. चलो मोलर मास आपको पता नहीं होगा तो बता देता हूं, मोलर मास ऑफ जिंक that is 65, कॉपर that is 63.5 और सिल्वर का जानते हो 108 होता है। ये बता दिया। चलो तो सबसे पहले टाइम बताओ, टाइम पहला ये क्वेश्चन सही है ना कि टाइम बताना है।
Ag प्लस, देखो मेन रिएक्शन से इसमें ना ये 3 कंटेनर है, तो 3 कंटेनर है तो इसमें जिंक का रिएक्शन से इम्पोर्टेंट है, तो जिंक आपका कैथोड पर डिपॉजिट होगा, ये रिएक्शन से आपका काम हो जाएगा। इस कंटेनर में सिल्वर का डिपोजिशन होगा कहाँ, कैथोड पर होगा। इस रिएक्शंस में कॉपर का डिपोजिशन होगा कैथोड के ऊपर। रिएक्शन से बता दिया। 3 कंटेनर है, एक कंटेनर इसमें मानो कि जिंक सल्फेट रखा हुआ है, दूसरा वाला में AgNO3 रखा हुआ है, तीसरा वाला में कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। तो इसमें क्या है, जिंक डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर, इसमें सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तुम कैसे इक्विवेलेंट निकाले, हम यही जानते हैं ना। हम ये तो बोल सकते हैं इतना, अगर सेम करंट पास हो रहा है तो इक्विवेलेंट ऑफ जो सिल्वर डिपॉजिट होगा दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ जिंक डिपॉजिट जो होगा। अब ये इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट हम लोग पहला में अब करंट दे दिया है, मास भी दे दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये बताया था ना। मास निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, दैट इज E/96500 IT। ये फॉर्मूला बताए थे, इससे निकालो आप। अगर हम वो फॉर्मूला नहीं भी यूज करना चाहें तो भी बना सकते हैं, बट अभी आप फॉर्मूला से ही बनाए तो अच्छा रहेगा। चलो पहला हम बता देता हूं। क्वेश्चन में बोला है वेट ऑफ सिल्वर दैट इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500 दैट इज इक्वल टू E इज द इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो मोलर मास कितना है 10, एटॉमिक मास 108, n फैक्टर्स 1 ही है, करंट भी 2 एम्पियर ही है, टाइम और ये 96500। तो बताओ अब T का वैल्यू बताओ कितना आया, कितना है 400। देखो ये भी 1 पॉइंट मास दिया था ना क्वेश्चंस में 1.08, अच्छी बात है। 1.08 इंटू 96500 अपॉन 108 इंटू 2, ये इससे कैंसल्स हो जाएगा और ये 100 इधर आ जाएगा, ये इससे कैंसल्स, ये कितना आ जाएगा 482.5 सेकेंड। ये पहला आंसर। इतना देर अगर 2 एम्पियर करंट पास करेंगे तब जाकर 1.08 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर हम ये फॉर्मूला नहीं भी यूज करें तब पर भी बना सकते हैं। कैसे, मेन रिएक्शन आपका यही है, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Ag में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। अगर हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो हम क्या जानते हैं, एक फैराडे चार्ज पास करेंगे तो 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट होगा, यही जानते हैं ना। और टाइम से है ना, टाइम में कैसे पहुंचेंगे फिर दिक्कत होगा। हाँ चलो, तो हम लोग क्या है ना, इसमें कितना करंट कितना कूलम चार्ज पास करेंगे निकाल लेते हैं। तो ये इसका मोल्स निकाल लो, कितना हो जाएगा, दैट इज 1, ये मोल्स हो गया, इतना मोल। कितना फैराडे चार्ज पास करेंगे, रुक जा थोड़ा सा, ऐसे करो ना, 1 फैराडे चार्ज पास करने पर तो कितना फैराडे चार्ज पास करोगे, तो ये तो मोल तो सही निकाल रहे थे। तो कितना फैराडे चार्ज पास करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लो, 10⁻², फैराडे चार्ज पास करोगे। 10⁻² फैराडे चार्ज पास करो तो कूलम्स में कन्वर्ट कर लो, कितना कूलम्स
चार्ज पास करना पड़ेगा, दैट विल बी 10⁻² इंटू 96500, इतना कूलम चार्ज पास करना पड़ेगा। दिस चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, आई टी होता है ना, Q इज इक्वल टू, ये Q है ना, तो I का टू वैल्यू दिया हुआ है, T निकाल लो। T निकाल लोगे तो क्या यही आएगा? देखो आ तो रहा है, देखो इतना ही तो आएगा, हम फॉर्मूला यूज नहीं किए। ये समझ गया? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला वाला। चलो अब ये तो पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या है, मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपोजिटेड। तो अब तो आसान है, सेकेंड लॉ ऑफ फेराडेज लगा दो। सेकेंड लॉ ऑफ फेराडेज लगाओगे तो क्या होगा, देखो। हाँ तो देखो हम जानते हैं वेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। सिल्वर का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट इसका दिया हुआ है क्वेश्चंस में, इक्विवेलेंट वेट मोल इन मोल अपॉन क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो वेट अपॉन इक्विवेलेंट मोल अपॉन एन फैक्टर्स, मोल नहीं मोलर मास, ये होगा ना इक्विवेलेंट। दैट इज इक्वल टू वेट निकालना है जिंक का अपॉन इक्विवेलेंट वेट 65/2, वेट ऑफ कॉपर 63.5/2। किसी का अगर इसका चाहिए, ये दोनों कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर करो, ये निकलेगा। तो क्वेश्चंस कर लोगे, ऐसा लगता है कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला क्वेश्चन हो जाएगा। या और क्वेश्चंस करवाएं? अगर नहीं करना है तो लिखो आप, दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ये वाला में आपको तुक्का लगाना है कि कौन सा सब्सटेंस इवॉल्व होगा, कौन सा सब्सटेंस डिपोजिट होगा। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट चलो तो देखो उसमें थोड़ा सा पॉइंट लिख लो, 3-4, उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। लिखो, सबसे पहले लिख लो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड। पहले ये लिख लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड। पहला फैक्टर लिखना नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड। लिख देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड। पहला, इसमें 5 फैक्टर्स है। पहला दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ही चेंज कर दोगे तो रिएक्शन से डिफरेंट हो जाएगा। अगर मान लो कि एक कंटेनर में आपने इलेक्ट्रोलाइट MgCl रखा तो कुछ अलग रिएक्शंस होगा,
इलेक्ट्रोड के ऊपर, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर अलग रिएक्शंस होगा। दूसरे कंटेनर में आपने NaCl रख दिया तो इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ अलग रिएक्शंस होगा। तो ये पहला क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड अगर हम चेंज करेंगे, इलेक्ट्रोड का अगर दूसरा इलेक्ट्रोड हम रखते हैं तो क्या होगा, आपका रिएक्शन, सेल रिएक्शंस भी अलग हो जाएगा। ये बेसिक फैक्टर्स है, इसमें कुछ नहीं। दूसरा लिखो सेकेंड वन इज मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोड। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोड, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोड, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलना चाह रहा हूं समझे। मान लो कि NaCl का एग्जांपल ले रहा हूं। NaCl अगर आप मोल्टेन फेज में रख रहे हो, मोल्टेन है, मोल्टेन NaCl है, NaCl है। मोल्टेन NaCl का मतलब होता है आपके उस कंटेनर में ओनली Na+ और Cl- आयंस है। तो अगर आपके सेल के, अगर आपके कंटेनर के अंदर ओनली Na+ और Cl- होगा तो इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ अलग रिएक्शंस होगा। बट अगर मैं दूसरा अगर एक केस लूं, दैट इज एक्वस NaCl, एक्वस NaCl लूंगा तो आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर सेल रिएक्शन कुछ अलग होगा। तो इसमें क्या है, ओनली Na+ और Cl- आयंस है। इसमें क्या है, Na+ आयन तो है, Cl- तो आयंस भी है, और एक H2O आ गया, एक्वस है ना, एक्वस, तो वाटर आ गया। मतलब वाटर भी अभी एनोड या कैथोड के ऊपर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, और कैसे करेगा वो मैं बताऊंगा। तो ये दूसरा फैक्टर, दैट इज मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोड। चलो इसको लिख लो जल्दी से। थर्ड वन इज concentration of electrolyte, concentration of electrolyte। लिख लिए, यहां सुनो। मान लो कि NaCl, इसमें ओनली NaCl का एग्जांपल देखेंगे। अगर NaCl आप डाइल्यूट रख रहे हो तो अभी मैं बता देता हूं कैसे प्रोडक्ट आएगा, मैं बताऊंगा। अगर डाइल्यूट NaCl रखोगे, तो ये मैं बोल रहा था कि डाइल्यूट NaCl रखोगे तो कुछ अलग प्रोडक्ट आएगा। डाइल्यूट NaCl रखने पर देखोगे आप कैथोड के ऊपर, एनोड के ऊपर, सॉरी, एनोड के ऊपर आप देखोगे ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। अगर डाइल्यूट रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो क्लोरीन गैस मिलना शुरू हो जाएगा। ये कैसे होगा ये मैं बताऊंगा, वहां पर कॉन्सेप्ट होता है, ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वगैरह वगैरह। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें कि अगर आप डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सेल रिएक्शंस होगा दैट विल आल्सो चेंज। चलो, तो थर्ड फैक्टर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। चौथा फैक्टर्स लिखे, चौथा फैक्टर लिखिए, दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, 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 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड, और दूसरे को बोलते हैं दैट इज नॉन अटैकेबल और नॉन अटैकेबल। रुक जाओ, नाम लिखो पहले। पहला क्या था, दैट इज इनर्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन अटैकेबल, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड ना आपका सेल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। इस तरह का इलेक्ट्रोड सेल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे,
तो लिखना है दे विल, नाम ही है देखो इनर्ट। इनर्ट मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट एक दूसरा तरह का होता है, उसको बोलते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, दे विल पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शंस। तो इसका कुछ एग्जांपल ध्यान रखना, जैसे प्लेटिनम हो गया, ग्रेफाइड हो गया, ये सब सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड है। मतलब इस इलेक्ट्रोड का रिएक्शन से लेना देना कुछ नहीं है, चुपचाप ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा। बट दूसरा तरह का इलेक्ट्रोड होता है, उसको बोलते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अटैकेबल इलेक्ट्रोड क्या होगा? सेल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। मीन्स लिख सकते हो दे विल पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शंस। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। मीन्स दे विल पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शंस। तो इन 4 फैक्टर्स, यही 4 फैक्टर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स। मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसा रिएक्शंस होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय दीज 4 फैक्टर्स। समझा ये चीज? चलो उसके बाद आगे, हो गया टाइम कितना, 4 बज गया। चलो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट डिसाइड।